हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स सैनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज ना हम सोशल साइंस का पेपर स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने काफ़ी सीडीपी और ईवीएस ये सारे हिंदी ये सब करवा दिए हैं, लेकिन हमने सोचा है कि 6 to 8 वाले बच्चों के लिए हम आज करा देते हैं आपका सोशल साइंस का पेपर। ठीक है, तो हमारा ये सीटेट सोशल साइंस प्रीवियस का पेपर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सोशल साइंस का कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। ये देख लेना कि सोशल साइंस में क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो पहला है पेशावर और मावला, ऑप्शन बी है कि पेशावर और मथुरा, ऑप्शन सी है पेशावर और वाराणसी और ऑप्शन डी है पेशावर और उज्जैन। बताइए तो जो कुषाण थे उन्होंने वो कौन से शक्तिशाली केंद्र से जहाँ से शासन किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पेशावर और मथुरा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुषाणों ने पेशावर और मथुरा केंद्र से जहाँ से शासन किया था। तो जरा व्याख्या देख लो जिससे हमें अच्छे से इसके बारे में पता चल जाए। कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण कौन थे? चीन की जो यूची जाति थी वहाँ की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। अच्छा, कुजुल कडफिसेस कौन थे? वे थे जिन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखना। कुषाण शासकों में बिमक डाफेसिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तो कुषाण शासकों में सोने के सिक्के चले थे, तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कडफिसेस ने। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। तो पाकिस्तान का जो पेशावर है उसको अपनी पहली राजधानी ने बनाया था कनिष्क ने। कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। और ये भी याद रखना कि कुषाणों में सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। कौन सा? शक संवत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कंसीडर स्टेटमेंट सी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 1200 ईयर्स एगो। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। तीसरा कह रहा है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो बताइए कौन सा हमारा सही है। तो नीचे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि ओनली ए एंड वी आर ट्रू, यानी कि केवल ए और बी सही है। दूसरा कह रहा है कि केवल बी और सी सही है। तीसरा कह रहा है कि केवल ए और सी सही है। चौथा कह रहा है कि ए बी और सी तीनों सही हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए बी और सी तीनों सही है, यानी ए बी एंड सी ऑल आर ट्रू। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है पूरा पाषाण काल 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पूरा पाषाण कब से है? 20 साल से लेकर 12,000 साल पहले से ये माना जाता है। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से? आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, भीमबेटका की गुफा चित्र पुरापाषाणकालीन है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कौन से काल की है? पुरापाषाण काल की हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्यकाल में प्रारंभ हुआ था, ये बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन था वो स्टार्ट हो गया था, पहला पालतू पशु कुत्ते को बनाया गया था। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, यानी हमारा जो हिस्ट्री है वो कम से कम 99% इसी काल की है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रीड स्टेटमेंट ए एंड बी आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए मनसब वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स। ऑप्शन ए है रैंक, सैलरी और मिलिट्री
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, और दूसरा हमारा कथन है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। यानी कि द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट। ठीक है, जात। तो बताइए इसमें से हमारा ऑप्शन ए एंड बी सही है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। दूसरा कह रहा है कि बी सही है परंतु आर गलत है। तीसरा कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है। चौथा कह रहा है कि ए तथा बी दोनों गलत है। बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। हमारे पहला वाला सही इसमें और आर वाला गलत है। यानी कि जो मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो मनसब मुगल थे उन्होंने एक श्रेणी व्यवस्था चलाई थी जिसके जरिए उनके रैंक, उनकी सैलरी और जो उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उत्तरदायित्व में निर्धारित किए जाते हैं। और दूसरा हमारा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिन्हें जाट कहा जाता था। तो ये गलत है, यानी कि ये सही है और बी गलत है। ठीक है, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने सन 1575 ईस्वी में किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी स्टार्ट कब हुई थी? 1575 में हुई थी। किसने आरंभ की थी? अकबर ने आरंभ की थी। ठीक है, मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये मनसब मुगलों द्वारा जो मनसब थी उसके द्वारा क्या निर्धारित किए जाते थे? लोगों के पद, लोगों के वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। ठीक है, और मनसब शब्द का अर्थ होता है श्रेणी अथवा पद। हाँ, तो मनसब का मतलब ही यही होता है, इसका होता है श्रेणी और पद। इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर के शासन ने 40वें वर्ष जाट एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। और अकबर ने शासन के 40वें वर्ष, अकबर का शासन जब 40 वर्ष का अकबर ने शासन कर लिया था तो जाट और सवारी जैसी, जात और सवार जैसी जो दोहरी व्यवस्था थी वो लागू की थी। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी। इसीलिए ए सही है परंतु आर गलत है, परंतु बी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अशोकास इंक्रिप्शंस हैज बीन फाउंड इन ग्रीक एंड आर्मिक लैंग्वेज। यानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है? ऑप्शन ए है कंधार, ऑप्शन बी है मास्की, ऑप्शन सी है टोपरा और ऑप्शन डी है कालसियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंधार। ठीक है, वह कंधार स्थान था जहां पर अशोक के जो अभिलेख थे वो ग्रीक और अरामाइक में प्राप्त हुए हैं। तो पूछ लेगा कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? ग्रीक और अरामाइक वाले जो उसके अभिलेख हैं वो कहाँ पाए गए? तो वो पाए गए हैं कंधार में। ठीक है, अशोक के ग्रीक और अरामाइक वाले जो हैं वो पाए गए हैं कंधार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसकी व्याख्या भैया देख लो, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट होती है। कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर तथा उडेगोलम अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अशोक के किन अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है ये भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले याद रखना कि अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं कंधार पर, और उनके मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख तथा उडेगोलम अभिलेख है जिसमें उनका नाम अशोक मिलता है। ठीक, अशोक को देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से संबोधित किया गया है। और अशोक को कौन सी उपाधियां मिली हैं? उपाधियां मिली हैं देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, इसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे याद कर लेना। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली। तो अशोक के जो अभिलेख थे उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? तो वो मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। कब मिली थी? 1837 में। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पडरेटी फैतलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेखों, अशोक के अभिलेख कितने भागों में बटे हैं? 3। ठीक है,
अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, और जो भी इनके जो स्तंभ लेख थे वो किस में है, केवल ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपि में मिलते हैं, जबकि इनके जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी में भी मिलते हैं, खरोष्टी में भी मिलते हैं, ग्रीक और अरामाइक में भी मिलते हैं। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है उसको हम क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख मिलता है, और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन, 8वीं राजाओं का उल्लेख मिलता है। कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो कलिंग युद्ध का 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। और रानी का अभिलेख कौन से अभिलेख को कहते हैं, तो कौशाम्बी अभिलेख को कहते हैं, ये सब याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा हैड 70,000 विलेजेस, दिस इज मेंशन्ड इन ऑप्शन ए है उडाई उय्याकोडन उडेर के अभिलेख में, दूसरा है अकबरनामा में, तीसरा है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, और चौथा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारते विलियम मैथ वर्ल्ड के वर्णन में। आई नो आपको एक और बड़ा बेकार सा क्वेश्चन पेपर लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, पर बेटा ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, यही आपका पूछा जाता है, तो यही पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए बेटर होगा। आप इजी पढ़ेंगे और वो आएगा नहीं तो क्या फ़ायदा, इसीलिए वही पढ़े जो एग्जाम में आए, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपको आइडिया मिलेगा तो ऐसे ही पेपर कुछ आएगा, ठीक है। तो अभी आपने अगर ऐसे पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अकबरनामा में जो गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है अकबरनामा में, ठीक है, इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। गोंड एक प्रकार की जनजाति थी जो झूम खेती करती थी। कौन सी जनजाति झूम खेती करती थी, तो गोंड, ठीक है, वो एक प्रकार की जनजाति थी जो झूम खेती करती थी। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के निवासी जंगली हाथियों को पकड़कर अन्य राज्यों में निर्यात करके बहुत धन अर्जित करते थे। यहाँ के लोग करके क्या थे कि जो जंगली हाथी थे उन्हें पकड़ लेते थे और अन्य राज्यों में उन्हें निर्यात कर देते थे, इससे बहुत सारा धन भी उन्हें प्राप्त होता था। बुरंजी असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियां हैं। अहोम राज्यसभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ है, ठीक है। अहोम राज्य, अहोम जो कि असम में है, अहोम राज्यसभा के पुरातत्व लेखों का संकलन कहाँ है, बुरंजी में हुआ है, ठीक है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग, यानी कि आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कि द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डेटी जगन्नाथ एट पुरी उड़ीसा। अभिकथन है स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। और रीजनिंग कह रही है कि द डेटी वाज मोस्ट लाइकली ए लोकल गॉड हु वाज लेटर, यानी कि जगन्नाथ मूलतः Who was later identified with विष्णु, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि ये और दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए हमने जो ऊपर पढ़े थे आपके ऑप्शंस, उसमें दोनों सही थे, वो सही व्याख्या कर रहा था। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। उड़ीसा के पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, इसे वाइट पगोड़ा कहते हैं, ठीक है। ये जगन है और इसका मतलब क्या होता है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, यानी कि द गॉड ऑफ द वर्ल्ड। और जिसका शाब्दिक जो किसका पर्यायवाची होता है, भगवान विष्णु का होता है। अब तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, जिसे तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। लोग क्या करते थे कि जो जगन्नाथ की काष्ठ की प्रतिमा बनाते थे जनजाति लोगों के द्वारा, जिसे पता चलता था कि जो जगन्नाथ थे वो मूलतः कैसे थे, स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। जब जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे किसका रूप मान लिया गया, भगवान विष्णु का।
बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ का लघु मूर्तियां ताम्रपत्र की पांडुलिपि में उड़ीसा में स्थित हैं। बालभद्र, सुभद्र और भगवान जगन्नाथ की जो लघु मूर्तियां यानी छोटी छोटी मूर्तियां हैं वो ताम्रपत्र की पांडुलिपि में कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। ठीक है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंगभगी तृतीय अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ कि गंग वंश के एक प्रतापी राजा थे अनंतवर्मन, इन्होंने पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। और उसके बाद 1230 में राजा अनंग भी तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था। इसलिए और दोनों से ही और आर के की व्याख्या करता है। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द बिरसा मुंडा मूवमेंट, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। पहला कह रहा है कि बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज्य का प्रतीक बनाया। बिरसा's फॉलोअर्स राइज द रेड फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। दूसरा कह रहा है कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। बिरसा यूज्ड ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल। तीसरा कह रहा है कि बिरसा's मूवमेंट वाज अगेंस्ट रिफॉर्मिंग ट्राइबल पीपल। बिरसा आंदोलन आदिवासियों को समझने के विरुद्ध था। और चौथा कह रहा है कि बिरसा टर्नेड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। तो इसमें से बताओ कौन सा सही है? बी और डी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सी और डी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है ए और सी सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी सही है। यानी कि बी कौन सा है? बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही बात है। बिरसा ने क्या किया था कि लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत जो प्रतीक और भाषा थे उनके इस्तेमाल किया था। और चौथा कह रहा है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया था। तो इन्होंने लगातार विरोध किया था। ठीक है। हमारा व्याख्या कह रही है कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। इन्हें बिरसा मुंडा कहते हैं ना, क्योंकि बिरसा का परिवार कहाँ हुआ था? एक मुंडा परिवार में। ठीक है। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहती है। जो छोटा नागपुर में रहती है वहाँ का एक जनजातीय समूह है मुंडा। 1895 यानी 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। 1895 में क्या हुआ कि जो बिरसा थे और उनके अनुयायी उनके जो उनका पालन करते थे उनसे आह्वान किया कि जो उनका गौरवपूर्ण अतीत है यानी कि जो जी चुके हैं उनको फिर से जीवित करने के लिए वो क्या लें? संकल्प लें। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने बिरसा को 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर दिया। हुआ क्या है कि जैसे ही इनका आंदोलन बहुत ज़्यादा फैलने लगा तो अंग्रेजों ने इनको क्या 1895 में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया और 2 साल के लिए जेल में इन्हें बंद कर दिया। 1897 ईस्वी में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। लेकिन 1897 में जैसे ही ये जेल से लौटे इन्होंने समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव जाने लगे। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या किया कि कई सारे प्रतीक थे, बहुत समय से चले आ रहे थे, उन्हें कहते हैं परंपरागत प्रतीक और भाषा, उसका इस्तेमाल किया था लोगों को उकसाने के लिए। सफ़ेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। ये पूछ लेगा कि कौन सा झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? तो सफ़ेद झंडा था बिरसा राज्य का प्रतीक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी व्याख्या कह रही है कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का था। बिरसा का आंदोलन किस लिए था? जो आदिवासी समाज के उसको सुधारने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। बिरसा ने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया, जबकि जो वैष्णव धर्म थे उनके साथ भी उन्होंने कुछ समय अपना बिताया था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और जादू टोना में विश्वास ना करें। देखो बिरसा मुंडा एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों से कहा था कि आप जो शराब है इसको पीना छोड़ देंगे, हमारे गांव की सफाई रखो और ये जादू टोना है ना इसमें विश्वास मत करो। गाँव के लोग काफ़ी अंधविश्वासी होते हैं, वो जादू टोना में बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, भूत प्रेत वगैरह में। तो उन्होंने ये कहा था इस सब पर विश्वास आप मत करो और अपने गाँव को साफ रखो, शराब वराब छोड़ के अच्छे कामों के प्रति आओ। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली
वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया और उन्हें बाहर का मानते हुए जो बुड्ढा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे और उन्होंने किसे मिशनरियों का और हिंदू जमींदार के उनका भी विरोध किया था। ठीक है, जो बाहर को मानते थे ये उन्हें। अतः कथन बी और डी सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है, देखो भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशल साइंस में जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं, इन्हें पढ़ते पढ़ते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर देख कर जाना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपना आजीविका चला रही थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई थी। यानी कि बहुत सारी महिलाएं थी जो सिर्फ सूत काटकर अपने जीवन को चलाती थी, अपनी आजीविका कमाती थी, कुछ पैसे कमा लेती थी। वे 19वीं शताब्दी के मध्य के बीच में क्या हो गई, बेरोजगार हो गई, उनसे उनका रोजगार छीन लिया गया। Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread in India were rendered jobless by the mid-19th century। दूसरा कह रहा है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति ये हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लोडेड इंडियन मार्केट एंड बाय द 1880 2/3 of all the cotton cloths worn by Indians were made of cloth produced in Britain। तो इसमें बताइए हमारा ए और सही है किंतु बी गलत है, बी सही है किंतु ए गलत है। तीसरा कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। और चौथा कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ठीक है, ये हमारी जो व्याख्या थी इसमें से जो ये वाली व्याख्या है, ये देखो लाखों ग्रामीण मतलब लाखों महिलाएं जो थी, गांव की महिलाएं वो सूत काट कर अपने आजीविका अपना जीवन जो थी वो चला रही थी, कुछ पैसे इकट्ठा कर रही थी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेरोजगार हो क्यों गई थी ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार जो था वो ब्रिटेन में बने जो सूती कपड़े से उनके पट गया था। और 1880 के दशक तक स्थिति ये हो गई थी कि भारत जितना भी कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 कहाँ का बना होता था, ब्रिटेन का। ठीक है, लिए इसी और बी दोनों सही है और ए और बी दोनों सही है और बी ए का सही कारण बी है। आगे बढ़ते। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार गई थी, क्योंकि निर्धन परिवारों में आर्थिक कष्ट बना रहता था। कुछ संदर्भों में महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 भाग ब्रिटेन में बना होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन जो था वो एक पूंजीवादी देश था। ब्रिटेन कैसा था, बिल्कुल सही बात है, ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था जहाँ भारत के ही सूत के कपड़े बनते थे और ब्रांड के रूप में भारत में आते थे। इसलिए भी दोनों सही है और एक का कारण बी है, यानी हमने खुद बनाए थे वो कपड़े और ब्रांड के रूप में हमारे यहाँ ये आते थे, डबल पैसा खर्च करके डबल पैसा हमसे वो लोग लेते थे। ठीक है, आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर अपोज्ड कॉलोनियल एजुकेशन। दूसरा कह रहा है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर सपोर्टेड कॉलोनियल एजुकेशन। तीसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। तो बताइए, महात्मा गांधी अपोज्ड द कॉलोनियल एजुकेशन बट टैगोर सपोर्टेड इट। और चौथा कह रहा है कि टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। टैगोर अपोज्ड द कॉलोनियल एजुकेशन बट महात्मा गांधी सपोर्टेड इट। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है। तुम्हारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर अपोज्ड कॉलोनियल एजुकेशन। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों जो मानना था कि जो ये शिक्षा है, जो ये औपनिवेशिक शिक्षा है वो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, इन्होंने पूरा बहिष्कार इसका किया था।
ठीक है, ये बी नहीं है, ये ए है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। दोनों लोगों ने कहा था कि सबसे पहले तो गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी भारत की भाषाओं में ही तो सीखते हैं। अब आओगे और जो बच्चे होंगे गाँव के, उनको कहोगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ ये, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, यानी कि इंग्लिश में जब बोलने लगोगे तो ये उससे समझ में आएगा? उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेचारे को। तो मातृभाषा में अगर उसे शिक्षा दोगे तभी तो वो समझ में पाएगा। तो यानी अपनी मातृभाषा में शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है। और उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कह रहा था कि जो भी शिक्षा इन भारतीयों को मिल रही है, जो भी इंग्लिश में दे रहे हैं, तो ये भारतीयों को क्या बना रही है? अपाहिज बना रही है। यानी कि उनके पैर तो है पर उन पैरों से चल नहीं सकते। यानी कि वो बोलेंगे इंग्लिश पर वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये तो होती है इंग्लिश लैंग्वेज, ज़्यादातर आप बोल देते पर आपको खुद ही समझ में आ जाता, मतलब अच्छा इसका मतलब ये था। तो यही होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। हमारी हिंदी में तो ऐसा नहीं होता ना कि दिल से निकलती है भाषा, बिल्कुल हिंदी। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि शिक्षा को सृजनात्मकता के साथ प्राकृतिक परिवेश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे? जो हमारी शिक्षा है, यानी कि जो एजुकेशन है, वो किसके साथ? प्राकृतिक परिवेश के साथ हमारी जुड़ी हो। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। वो पश्चिमी सभ्यता, मशीनों और प्रौद्योगिकी के कैसे थे? कट्टर आलोचक थे, बहुत ज़्यादा आलोचना उनकी करते थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। अतः औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने विरोध किया, इसीलिए जो ये कथन है वो सही हो जाएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ विडो वर्निंग हैज़ नो सेंसेशन इन एंशिएंट टेक्स्ट। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। तो कितनी अच्छी हमारी हिंदी भाषा। इंग्लिश में बोला कुछ समझ नहीं आया, हिंदी में बोला फटाक से समझ में आएगा। ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं, यानी जो पुराने ग्रंथ हैं, उसमें विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। तो दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद विच सोशल रिफॉर्म। यह कथन किस समाज सुधार के साथ जुड़ी हुई है? पहला कह रहा है कि श्री नारायण गुरु, दूसरा कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा कह रहा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा कह रहा है राजा राम मोहन राय। तो बताइए किसके साथ जुड़ा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में जो विधवाएं थीं उन्हें जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ये कथन हमारे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। ये भी याद रखना, हमारे राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने 1875 में वेदों की और लोटों का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था और इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी और साथ ही दिल्ली चलो का नारा भी दिया था, ठीक है। और इनकी जो जयंती होती है 23 जनवरी को, वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्राचीन ग्रंथों में, यानी जो पुराने ग्रंथ हैं, उनमें विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ये कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? भारतीय जो पुनर्जागरण है उनका अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा, इन सब का भरपूर विरोध किया था। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन अबोलिशन ऑफ कास्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? पहला कह रहा है सनातन धर्म सभा, दूसरा कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी, तीसरा कह रहा है भारत धर्म महामंडल और चौथा कह रहा है सत्यशोधक समाज। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सत्यशोधक समाज, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना सन 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना संगठन किसके द्वारा की गई थी? संगठन की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। काफी एग्जाम में पूछ लेते
कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने कब की थी? 1873 में। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। मुख्य उद्देश्य क्या था? कि शूद्र और अस्पृश्य जाति हैं उनका विमुक्त करना। इसी समय ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज की। कब की गई? 1873 में। इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है। हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग ए एंड बी ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ टीपू सुल्तान अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड चूज द करेक्ट आंसर। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के विरोध के संदर्भ में कथन ए तथा कथन बी को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। फाइट की सेकेंड फॉर्म होती है फाउट द ब्रिटिश अंटिल ही डाइड। दूसरा कह रहे हैं कि उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। ही रेसिस्टेड द कल्चरल ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद देम। तो बताइए ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए सही है किंतु बी गलत। दूसरा कह रहा है कि ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। ए गलत है किंतु बी सही। तीसरा हमारा कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। और चौथा कह रहा है कि बोथ ए एंड बी इज फॉल्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज ट्रू। दोनों ए और बी सही हैं। यानी कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। बिल्कुल सही बात है। जब तक टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं होगी तब तक वो किसके विरुद्ध लड़ते रहे? अंग्रेजों के विरुद्ध जो थे वो लड़ते रहते। दूसरा कह रहा है कि उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। तो बिल्कुल सही बात है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनका विरोध किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक। ठीक है, 67 से 69, 1767 से 69 तक हुआ था प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें हैदर अली विजय हुआ था। हैदर अली की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद उसका पुत्र जो था वो टीपू मैसूर की गद्दी पर बैठा था। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। मंगलोर की संधि द्वारा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया था। इसमें क्या हुआ था कि जो मंगलोर की संधि हुई थी इस पर टीपू सुल्तान अंग्रेजों ने एक दूसरे के जो क्षेत्र विजित यानी कि जीत लिए थे उनको विजित क्षेत्रों को उन्हें क्या कहते हैं वापस कर दिया था। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। टीपू सुल्तान ने जितनी भी अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं की उनका हमेशा से विरोध किया था। इन्होंने 1787 ईस्वी में यादशाह की उपाधि धारण की थी। तो यादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? टीपू सुल्तान ने। कब की थी? 1787 में, 1787। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए जो ये प्रतीक थे कि वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू की मृत्यु चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1799 में हुई थी, चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में, ये भी याद रखना। और ये जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे। हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाई। ऑप्शन ए है ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तेबजी, ऑप्शन सी है रोमेश चंद्र दत्त और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और भारत के अनौपचारिक इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। ये एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी और विद्वान लेखक थे। 1892 से 1895 के बीच फिन्सबरी सेंट्रल के प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य। हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। स्टेटमेंट फ्रॉम विच कंट्रीज वार
पार्ट ऑफ द नॉन एलिंग्ड मूवमेंट? ऑप्शन ए है भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। दूसरा कह रहा है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। तीसरा कह रहा है भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। और चौथा कह रहा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। इनके राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, इन सभी देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना, नेम यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान की गई थी। वह दौर था जब नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे कुल 25 देशों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था और इसमें नेम यानी नॉन अलायंस मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र ये सभी शामिल थे। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम? इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ऑप्शन बी है सैटर्न यानी शनि, तीसरा कह रहा है यूरेनस और चौथा कह रहा है नेपच्यून। यूरेनस मतलब अरुण और नेपच्यून मतलब वरुण। तो बताइए पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी है कि ए, सी और डी सही है और ऑप्शन डी है ए, बी, सी, डी सही है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी यानी कि बृहस्पति, शनि और अरुण। इन चारों ग्रहों में से जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, इनके चारों ओर क्या है? छल्ले होते हैं। ठीक है, वैसे हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाहरी ग्रह कहलाते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, और इसमें से जो बृहस्पति और शनि, यूरेनस है, इनके चारों ओर छल्ले होते हैं। ठीक है, हम व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस मतलब अरुण, इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध कहलाता है। ये अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है, यानी अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? बहुत तेजी से घूमता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 95। और बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। दूसरा है शनि। इस ग्रह के चारों ओर बले पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का, और इनकी संख्या है 7 और इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? बले। ठीक है, उसके बाद हमारा अरुण यानी कि यूरेनस है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसके भी चारों ओर बले पाए जाते हैं। ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर यानी कि ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ये अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ होता है, 97.8 अंश। ठीक है, 97.8 अंश झुका हुआ होता है। इसके कारण ये लेटा हुआ प्रतीक होता है। तो इनमें से कौन सा कह देगा कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लेटा हुआ प्रतीक होता है? तो वो होता है यूरेनस यानी कि अरुण। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अपनी धुरी पर झुका हुआ होता है, 97.8 अंश। ठीक है, ये पूरब से पश्चिम घूमता है, ये भी याद रखना। सिर्फ 2 ही ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, वो है हमारे शुक्र और अरुण। बाकी सारी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूरब घूमते हैं, याद रखना। सो डी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। ये हमारी थी 15 क्वेश्चंस, ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे सोशल साइंस के जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। कल हम बाकी के क्वेश्चंस कराएंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर काफ़ी बोरिंग फील होने लगता है। और धीरे धीरे हम आपके एग्जाम तक सारे पेपर करा देंगे। इससे पहले हमने CDP, हिंदी की पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश EBS, मैथ की पेडागोजी सारे करा रखे हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए, वो हमने 1-1 मिनट के शॉर्ट्स होते हैं कि एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्लेलिस्ट देख डालिए, सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर देख डालिए। और हमारी करंट अफेयर सुबह 10 बजे आती है, वो भी देखा कीजिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।